उसको लेकर देश भर के लोगों में रोष है। वाल्मीकि समाज के लोग लगातार मनीषा वाल्मीकि के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संदीप वाल्मीकि जी। संदीप जी के लिए आपको बता दूं कि ये दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और जब दिल्ली में संत रविदास का मंदिर ढहा गया था उससे नाराज होकर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ये लगातार बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और एज अ सोशल एक्टिविस्ट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। संदीप जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि जब आपको इस घिनौनी कृत्य का पता चला तो क्या आपने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिशें की या फिर दूसरे लोगों की तरह अपने घर पर बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे? देखिए, हमें ये घटना 20 तारीख को पता चली थी जी। और जैसे हमें ये घटना पता चली तो हमने अपने साथियों से बात की और हम 21 तारीख को हाथरस जाने के लिए निकल गए। हम रात को उस परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे उनके घर में, वहाँ हमने नाइट स्टे किया और सुबह अगले ही दिन उनके परिवार को साथ में लेके उस लड़की का भाई, उसकी माँ और उसके जो परिवार के चाचा ताए वगैरह थे उन सब को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, जो हाथरस का कलेक्ट्रेट ऑफिस है, उसका घेराव किया हम लोगों ने और वहाँ पर ज्ञापन दिया, उन लोगों को अपनी बात बताई और मनीषा के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी उन सब को लेकर के हमने उनसे बात की। और जब हमने बात की और संज्ञान लिया तो उस बेटी का इलाज अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में हो रहा था, वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी और उस समय तक भी उसका ब्रेन का जो होता है सीटी स्कैन वो तक नहीं हुआ था और 7 दिन तक FIR नहीं हुई थी। जो उस परिवार ने हमें बताया कि 7 दिन के बाद FIR हुई और FIR में भी कुछ करेक्शन थी, जो सेक्शन नहीं लगाए थे वो हमने जब वहाँ पर प्रोटेस्ट किया उसके बाद वो लगे। तो उसके बाद ये दिल्ली तक लड़ाई पहुँची। 24 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद उस बेटी को 2-3 दिन के बाद जब हमने वहाँ पर वाल्मीकि ही जाति का MP है उन लोगों को टारगेट किया और जो प्रशासन था उससे जब सवाल जवाब किए तो उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा आया और फिर उस बेटी को दिल्ली लाया गया। और दिल्ली की जो घटना है 30 तारीख को आप सब लोगों ने देखा भी, वो फिर पब्लिक डोमेन में आई और पूरा देश आज इस घटना से पीड़ित है। और जो हो रहा है, आप पत्रकार हो, आप लोगों को भी वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। मतलब रात को पुलिस उस बच्ची को वहाँ से दिल्ली से लेके जाती है 2:30 बजे बिना परिवार की परमिशन के, किस तरीके से उसका, मैं संस्कार नहीं कहूँगा, उसको जलाया गया। संदीप जी, आपको रोकना चाहूंगी। जब ऐसे मुद्दे होते हैं जी, बलात्कार की घटनाएं आज से तो हो नहीं रही, मुद्दे उठते हैं, आप जैसे लोग आवाज़ भी उठाते हैं और शायद कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। पुलिस की भूमिका इतनी नाकारा रहती है, पुलिस भद्दे भद्दे सवाल लड़की से करती है, प्रशासन है वो आगे नहीं आता, सरकार आरोपियों को बचाने में लगी रहती है। यूपी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले, लेकिन वो कल ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि यूपी में जो भी बच्ची है, माता है, बहन है, उसके साथ अगर घिनौना कृत्य का कोई विचार भी रखेगा तो हम उसे ऐसा दंड देंगे कि दुनिया याद रखेगी। पुलिस ने क्या भूमिका निभाई आपके सामने, आप खुद अपनी जबान से कह रहे हैं, हम सब ने देखा 2:30 बजे उस बच्ची को जला दिया जाता है, परिवार भी उसके साथ नहीं होता है। वहाँ के DM इतने नाकारा, आप खुद देख सकते हैं कि DM ने क्या किया। वहाँ पर मीडिया को, ABP न्यूज़ की टीम वहाँ जब गई, एक कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों को रोकने के लिए पूरा पुलिस फोर्स वहाँ पर जमा हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पर कोई बोलता ही नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई जाना ही नहीं चाहता। देखिए, मान्यवर साहब कांशी राम जी एक बात कहते थे कि एक समय आएगा मनी माफिया और मीडिया ये सब लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। जब आपने कहा कि और प्रोटेस्टों में भी आप क्या शामिल होते हैं, जब निर्भया कांड हुआ हम वकालत में थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उनके बराबर हम लोग साथ खड़े रहे। दूसरा, अभी यहाँ पर एक करनाल में एक लड़की को रात को उठा करके ले गए लोग, उसकी जाके हमने FIR करवाई, वो हमारी जाति से नहीं थी। एक अभी झज्जर में हुआ, वो भी मेरी जाति से नहीं थी। संदीप जी, मैं बात जाति की नहीं कर रही, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पुलिस की भूमिका रहती है, जो हाथरस में DM की भूमिका रही है,
यूपी सरकार की जो भूमिका रही है, जिस तरह से आरोपियों को बचाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं निकालते हैं? सरकार के खिलाफ बोलने से इतना क्यों घबराते हैं लोग? देखिए, हम लोग तो बराबर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जो आज योगी जी बात कर रहे हैं कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अरे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस लड़की का बयान ही इनफ है जो उसने, मतलब आप लोग देख रहे हैं, जो वेंटिलेटर में थी, जब भी बयान दिया उस लड़की ने। लेकिन जो हाथरस पुलिस है संदीप जी, वो तो कह रही है कि लड़की के साथ रेपिंग देखिए, इस देश में जो है ना, एक मानसिकता है। आज जब निर्भया कांड हुआ या डॉक्टर रेड्डी का जब बलात्कार हुआ, तो पूरा देश सड़कों पे था। आज सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोग सड़कों पे हैं। क्या आज वो बेटी दलितों की होगी, वाल्मीकियों की होगी? क्या जो देश की बेटी नहीं रही? आज जो मानसिकता के लोग हैं, वैसे ही मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे, वैसे ही मानसिकता के लोग प्रशासन में बैठे। मैं किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इन्हीं जातियों के लोग, इन्हीं धर्मों के लोग इस अत्याचार में सबसे आगे क्यों होते हैं? हमारी तो डिमांड है कि योगी जी से अगर प्रशासन नहीं चल रहा तो बीजेपी सरकार उस पर निर्णय ले, उसको तुरंत प्रभाव से हटाए, किसी और को, अपने आदमी को अपॉइंटमेंट कर दे, सीएम जो चनाने लायक। योगी जी को कहो अब मठ में जाकर के बैठो। प्रशासनिक जो लोग हैं वो बिना सीएम के आगे ये सारा करते नहीं कर सकते थे। उनके खिलाफ भी जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग जेल में जाना चाहिए। सस्पेंशन मुद्दा नहीं है। 6 महीने बाद जब इस देश में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था ना, उसमें जो अधिकारी थे उनको बड़े बड़े पद दिए गए थे। जिन लोगों ने 84 के दंगों में सिखों को मारा था, उन लोगों को नेता मंत्री बनाया गया था। इसके बाद भी उन लोगों को इनाम दिया जाएगा, डीएमओ के प्रमोशन किए जाएंगे। जो लोग जो राजनीतिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, आज सरकार को, उन लोगों को सरकार में शामिल किया जाएगा। तो ये असलियत है, ये चेहरा है। और जो आज लोग सत्ता में बैठे हैं, आप छोड़ दो सारी बातें। क्या सत्यमेव जयते शब्द गलत था? इस केंद्र की सरकार ने सत्यमेव जयते को हटा करके दूसरा यथो धर्म से वो उस तरह की चीजें लिखने की क्या जरूरत थी? सम्राट अशोक का जो चिन्ह था, अशोक सतम, उसको हटा करके कहीं और लगा दिया गया। तो ये मतलब देश में चल रही थी 2 विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवाद है और एक जो तथाकथित जो मनुवाद है, एक वो चल रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर, हम चाहते हैं कि संवैधानिक दायरे में रह के, चाहे हमारे समाज का आदमी दोषी हो, चाहे कोई भी, इस देश का एक एक नागरिक बराबर है संविधान में। संविधान क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये सारा विषय है इंप्लीमेंटेशन ना होने का। और जब सरकार में ऐसे लोग बैठे हो जिनकी बगल में जो आरोपी उनके बाप रहते हो, तो वो कैसे प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है? सारी समस्या मानसिकता की है। आप लोग मानते हैं ना कि आरोपी के पिता सरकार की बगल में बैठते हैं, इसीलिए आरोपियों को बचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सारे लोग इसी मानसिकता से प्रेशर बना रहे उस परिवार को, उस पर दबाव दिया जा रहा है। नहीं तो वो लोग, उनके पहले के बयान देख लो, लड़की के बयान देख लो, पुलिस थाने में वो जब लेके गई उसकी माँ, इतनी मतलब जघन्य अपराध है, हम लोग बयान भी नहीं कर सकते उस बेटी ने क्या बर्दाश्त किया होगा, कैसे वो मतलब घटना को अंजाम दिया। और पुलिस कहती कि रेप हुआ ही नहीं। अब नार्को टेस्ट करवाने क्यों कह रहे कि उस परिवार को नार्को करवाएं? उसमें तो आपके हाथ में प्रशासन है, आप जब मर्जी बदल दो। जब आप इस देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं, सारी चीजें बेच दी, देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है। संदीप जी, इस देश में बेटी सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसका कारण भी एक और है, मैं आपको बता दूं। जो हमारे जो यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं, आपको शायद ना संज्ञान हो, इस देश में नगर वधु छोड़ा जाता था। इस देश में जो है देवदासियां छोड़ी जाती थी। आप कर्नाटक वगैरह जाके आप कवर करो, आज भी मंदिरों में देवदासियां छोड़ी जाती हैं। और उनसे, उनका जो मूर्तियां होती है मंदिर में, उनसे उनके फेरे लिवाए जाते हैं। और जो उसमें पुजारी होता है, उनका शारीरिक शोषण करता है। और जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं, उनको हरिजन कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। ये परंपरा है, मतलब ये ब्लड में है इन लोगों के, जो इस तरह के लोग हैं ना। संदीप जी, एक बेटी का बलात्कार हुआ, मनीषा वाल्मीकि समाज से थी। अगर मनीषा की जगह कोई और कास्ट की लड़की होती, किसी और जाति की लड़की होती, तब भी क्या आप लोग इसी तरह से उसका मुद्दा उठाते? जिस तरह से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपने दिल्ली तक भी इस बात को पहुंचाया, क्या मुद्दा उठाते, आवाज बुलंद करते? देखिए, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेके आए थे, और हमारे आदर्श बाबा साहब हैं। इस देश की एक एक बेटी, एक एक औरत, वो हमारी माँ और बहनों की तरह है। हम लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा।
सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कल को हम लोग भी सरकार में बैठ जाए, उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर इतना होना चाहिए कि सरकार इस तरह की एट्रोसिटी को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बने हुए। लेकिन जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, तो यहाँ पर जो है ना जस्टिस है नहीं, जजमेंट आती है। और जहां जजमेंट आती है तो जजमेंट तो इनके आका बैठ के लिखते हैं नागपुर में, आरएसएस के दफ्तर में लिखी जाती है जजमेंट, और पूरा देश का सिस्टम में डेमोलिश कर रखा। आप चाहे अर्थव्यवस्था की बात देख लो, सामाजिक व्यवस्था की देख लो, न्यायिक व्यवस्था की देख लो। सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि देश का लोकतंत्र खतरे में। तो आप कैसे आप सोच सकते हो? आप देख लो, किसानों का मुद्दा देख लो, आप कैसे इन लोगों ने जबरदस्ती पास किया। तो यहाँ गुंडाशाही चल रही है, धक्काशाही चल रही है। संविधान को तो मानते ही नहीं ये लोग, सरेआम बदलने की बात करते हैं। मोहन भागवत का एक पूरा वो रखा है, आउट हो रखा पूरा, उसमें लिखा हुआ भारत का नया संविधान। और नया संविधान क्या, संसद बनाने का ठेका दे चुके हैं टाटा को। 800 कुछ करोड़ का टेंडर इन्होंने पास किया है। संसद भी नया हो सकता है, उसका नाम धर्म संसद ही कर दे। संदीप जी, आज आप रोहतक आए हैं, क्या आप मनीषा का मुद्दा यहाँ उठाने के लिए आए हैं, लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं, या फिर जैसा कि अभी आपने अभी कहा कि अगर हम भी कल को सरकार के मंत्री बनते हैं, सरकार हमारी आती है, हम सरकार में आते हैं, तो हम कुछ ऐसे कानून बनाएंगे, क्या आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, उसी के चलते रोहतक आए हैं, या कोई और पर्पस है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर हमें राजनीति चमकानी होती ना तो हम जंतर मंतर जाके अरेस्ट होते हैं, या हाथरस के किसी रेस्ट हाउस में ये जो गांधी परिवार है इनकी तरह हमें भी डिटेन कर लिया जाता। हमें ना तो अरेस्ट होना है, ना हमें कोई उग्र आंदोलन करना है। हम जो है ना लगातार हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं मोहल्लों में जाके कि भाई इस एट्रोसिटी के जो है ना साथ खड़े हो, और अपने और लोगों को भी जगाओ, दूसरी बिरादरी, दूसरे समाज, सर्व समाज को लेकर के इस मुहिम को मजबूत करो, ताकि ये सरकार जो है ना हिलने पे मजबूर हो जाए। राजनीति की जहां तक बात है, मेरे जैसे लोग बोलने वाले वो किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद नहीं आते, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आंख में उंगली मारने का काम करते हैं। हरियाणा में तो ना आंख में उंगली मारना, आंख में उंगली मारने का काम करते हैं। सच्चाई को जैसे पत्रकार सामने रखना, हम लोग ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो ना हर शहर में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि असलियत क्या है। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति कर रहे तो आराम से किसी जो सरकारें चल रही होंगी किसी पक्ष में बैठ के बात करते। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं रोहतक शहर की अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से महेंद्र बागड़ी जी, उसके बाद मंजीत मोखरा जी, वीरेंद्र बोहत जी और अशोक दुग्गल जी। ये रोहतक शहर की विभिन्न अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संत रविदास सभा के प्रधान मंजीत मोखरा जी से। ये हाथरस के अंदर जो ये जघन्य और घिनौना कांड हुआ, इसके ऊपर आपने परसों एक मशाल जुलूस भी निकाला, कैंडल मार्च भी निकाला। आप अलग अलग तरीके से अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर 1 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था हमारे बड़े भाई संदीप वाल्मीकि जी के द्वारा। तो रोहतक के अंदर हमारी बहन कांता लड़िया जी और जितने भी छोटे मोटे सामाजिक संगठन है शहर के, उन सब ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। और साथ ही रोहतक के जितने भी व्यापारियों के प्रधान हैं मार्केट एसोसिएशन के, उन्होंने भी मतलब हमारा इस चीज़ में सहयोग दिया। तो इसमें हम एक बात ये कह सकते हैं कि मनीषा बहन के न्याय के लिए जितने भी लोग हैं शहर के अंदर, उन्होंने हमारा समर्थन किया। और शाम को सभी ने मिलकर करीबन 5 बजे से वाल्मीकि चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च किया, मशाल और कैंडल मार्च लेके। लेकिन हम आखिरी में न्याय की यही एक मांग करते हैं कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्रशासन है या जो भी सरकार के आदमी बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही अमानवीय कृत्य उन्होंने भी किया है। जितने दोषी वो 4 लोग बलात्कारी हैं, उससे भी बड़े दोषी तो ये प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जो आधी रात को उन्होंने
मनीषा की जो डेड बॉडी को जलाया। और आखिरी में हम एक ही बात बोलते हैं कि यूपी सरकार के अंदर और प्रशासन के अंदर जिन लोगों ने ये हरकत की, सबसे पहले तो चारों दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो और प्रशासन के वहाँ के एसपी, डीएम, डिप्टी कमिश्नर और जो भी वहाँ की डीजीपी हैं, बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कम से कम किसी भी समाज की बहन या बेटी हो उसके साथ ये गलत चीज़ ना हो। और एक जनता को संदेश जाए कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। हमारे साथ हैं महर्षि वाल्मीकि यूथ फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र बोहत जी। आप हाथरस में जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसके लिए दोषियों को क्या सजा की मांग करते हैं? दोषियों की सज़ा के बारे में हम यही बात करते हैं कि उनको तुरंत से तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए या उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके जो आदमी कोई भी हो ऐसी घटना करता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, तो उसको सरेआम चौराहे के बीचों बीच खड़ा करके दंड दिया जाए तुरंत उसी टाइम। आप जो सरकार के रवैये से नाखुश दिख रहे हैं, आप अब सरकार के खिलाफ क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे? अब केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए। योगी नाथ तुरंत वहाँ से तुरंत इस्तीफा ले, हटाए उसको वहाँ से। और जो उसने ये षड्यंत्र रचाया है सारा अफसरों से मिलके, सारा करा धराया योगीनाथ दीक्षित जी, उनको वहाँ बर्खास्त किया। अभी हमारे साथ हैं महेंद्र बागड़ी जी, जो कि रोहतक शहर में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा लेते हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, सरकार दोषियों को बचाने के लिए उनको शय दे रही है? देखिए, ये तो साफ रूप से नज़र आ रहा है, जो दोषीगण हैं उनके परिजन, उनके फादर योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो और इनके जितने मंत्री संतरी उनके साथ फोटो, ये क्लियर है, ये सारा करा धरा योगी सरकार का है, भाजपा सरकार का है। हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले तो योगी सरकार वहाँ से इस्तीफा दे और सरकार को भगाया जाए और दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी पर तोड़ा जाए। हमारा समाज चुप नहीं बैठेगा इस मामले में। हमारे साथ व्यापारी वर्ग 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है और हम जब तक उनको फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक हम अपने घरों में नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरह के दोषियों को बचाती है, तभी इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं? इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आज जो ये कांड हो रहे हैं, ये सारे सरकार की शय पर हो रहे हैं और इससे और भी जितने अपराधी हैं, सरकार उनके हौसले बुलंद कर रही है। सरकार को जो कार्य करना चाहिए वो ना करके उनके हौसले बुलंद करने का कार्य कर रही है। संवैधानिक रूप से इस मामले में इतनी दंडनीय सजा होनी चाहिए, जो कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर करने की सोचे तो इस सजा से ही कांप उठे, भाई आगे तेरे साथ क्या करें। इसमें खुले तौर से दिख रहा है कि सरकार का इसमें पूर्ण रूप से हाथ है। और जो सबसे बड़ी जलालत तो उन्होंने की दोषियों ने, सरकार ने इससे बड़ी की, जो हमारी बेटी हमारी बहन को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। जो ये कहते हैं, खुद ये अपनी धर्म की चर्चा कर रहे हैं, भाई हिंदू संस्कृति में सूर्य ढलने के बाद दाह संस्कार नहीं होता, ये खुद उसको पेट्रोल डाल के रात्रि जला रहे हैं। यानी कि इसमें सरकार की पूरी मिलीभगत है और परिजनों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, बयान पलटो। यानी कि इसमें खुले तौर से दिख रहा है कि सरकार का इसमें पूर्ण रूप से हाथ है। अशोक दुग्गल जी, आप इस जघन्य अपराध के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कमांडर माननीय श्री मोहन भागवत जी, जो देश के हर चीज़ के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और जो नागपुर में बैठ के सब कुछ व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म, संस्कृति, चरित्र निर्माण और संस्कारों के धर्म ध्वज रक्षक कहते हैं, और उनके जो सबसे प्रिय नेता माननीय श्री योगी जी, जिनको उन्होंने वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, क्या यही संस्कार थे उनके? क्या यही संस्कृति है? उनकी देखरेख में ये सारा प्रकरण हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक योगी सरकार ने कल प्रतिक्रिया दी है अपनी, आज तक माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक शब्द नहीं आया। अभी तक श्री मोहन भागवत जी या उस तरह के उनके आरएसएस किसी भी नेता कोई बयान नहीं आया है, और जो सब कुछ हो रहा है वो सारा सरकार की शय पे हो रहा है। वहाँ का डिप्टी कमिश्नर का आप देखो रवैया, वहाँ के एसएसपी का देखो आप, वहाँ के एसडीएम का देखो आप, और सबसे बड़ी बात है जिस व्यक्ति को, जिस अफसर को, मिस्टर प्रशांत कुमार, जो एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिसको पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था संभालनी है, उस आदमी की प्रतिक्रिया देखो किस तरह की दे रहे हैं। 14 तारीख को ये जघन्य अपराध होता है और 22 तारीख को वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट डेप्यूट करते हैं, और फिर एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस कहाँ से आएंगे? जबकि अगर ये कहता है एज पर, अगर आप कानून ये कहता है कि तो कोई लड़की अगर ये कहता है मेरे साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, तो वो उसी को माना जाता है, और आज वो एविडेंस की बात करते हैं। तो हमारा सबसे मानना ये है कि भाई ये जो सारा हो रहा है इसके अंदर सरकार की पूरी मिली भगत है। सरकार की शय के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या माननीय मोहन भागवत जी, क्या योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं देख रहे हैं? टीवी के ऊपर देख नहीं रहे हैं किस तरह से ना मीडिया के ऊपर उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, मीडिया तक को नहीं घुसने दिया जा रहा है। ऐसा क्या हो गया वहाँ? और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ बहुत कुछ वहाँ मिलेगा। सारी सरकार की गलती है, सरकार की शय पे हो रहा है, सरकार उनको बचाना चाह रही है, इसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया है और वहाँ के डीजीपी को और तलब किया है, उसी तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी इसमें अपना संज्ञान ले और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे। वहाँ किसी भी तरह से न, बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल है, किसी को जाने दे। ऐसा क्या हो गया? पीड़ित परिवार जो एक सहानुभूति होनी चाहिए, उल्टा उसके साथ अत्याचार हो रहा है। उसको वहाँ का डीएम धमका रहा है, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी भी तरह की मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहा, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। वहाँ छावनी बना के रखी हुई है, उस परिवार को डराया धमका जा रहा है। और हमें तो डर है कि उस परिवार का हाल क्या होगा, कल आने वाले कल में हो सकता है उनके साथ कोई हादसा हो जाए। जिस तरह से वहाँ के डीएम ने कहा है कि भाई ये तो मीडिया वाले, ये सब लोग तो चले जाएंगे और हम यहाँ रहेंगे और हम बदल गए, तो इस सब के ऊपर मीडिया को भी अपना, मीडिया का जो रोल रहा है अभी काफ़ी अच्छे ढंग से दिखा रही है वो, और अभी मीडिया को अंदर जाने दिया गया है। तो हमारी आपसे सबसे निवेदन है कि भाई इस मुद्दे के अंदर हम सब समाज से अपील करते हैं वो भी जुड़े। और माननीय हम श्री मोहन भागवत जी से एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं, क्या मनीषा भारत की बेटी नहीं है? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? अगर कोई भी प्रकरण होता है हम उसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, चाहे वो निर्भया कांड था, चाहे और कांड है, हम उसमें सब लेते हैं। और रोहतक में भी सभी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, सभी लोग निकल के आए जघन्य अपराध के खिलाफ। और कलानौर के व्यापारियों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी कॉल के ऊपर उन्होंने व्यापार पूरे कलानौर बाजार को बंद रखा और वो हम प्रोटेस्ट किया है। और हम जल्दी से जल्दी माननीय श्री राष्ट्रपति मोदी जी से भी अपील करना चाहते हैं कि सरकार ऊपर खास करे और कम से कम इस योगी सरकार को, योगी को तो कम से कम मुख्यमंत्री पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। यही हमारी डिमांड है। और तुरंत से तुरंत चारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के फांसी दी जाए और आगे ऐसा अपराध ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था आगे ना हो। उसके लिए सरकार क्या करे? उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान इतने नहीं होगा, इतने बात बनेगी नहीं। और जब तक सरकारें गलत आदमियों के पक्ष में खड़ी रहेंगी तब तक ऐसे काम होते रहेंगे। चलो, अभी हमने रोहतक के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं से हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि जी के साथ ये जघन्य और घिनौना अपराध हुआ है, इनके विचार जाने और इन्होंने तुरंत जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी दिए जाने की वकालत की मांग की सरकार से। और यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देने की मांग की। यदि वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं
तो उन्हें हटाने की भी मांग वो केंद्र सरकार से और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कर रहे हैं। मैं विभाग तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।